नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आर के नारायण की एक ऐसी मास्टरपीस की दुनिया में चलेंगे जिसका नाम है द गाइड। देखिए, ये सिर्फ एक नॉवल नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हमें पहचान, धोखे और आखिर में शायद मुक्ति के गहरे सवालों से रूबरू कराती है। तो चलिए इस कमाल की कहानी की हर परत खोलते हैं। और इस कहानी के सेंटर में है हमारा प्रोटैगनिस्ट राजू। ये जो कोट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, डिसार्मिंगली करप्ट, ये दो शब्द राजू के कैरेक्टर को पूरी तरह से डिफाइन कर देते हैं। करप्ट यानी भ्रष्ट, लेकिन डिसार्मिंगली यानी इतने चार्मिंग, इतने दिलकश अंदाज में कि आप उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। और यही यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। लेकिन हम राजू की कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम उसके क्रिएटर आर के नारायण और उस दुनिया को समझें जिसमें राजू जैसा किरदार सांस लेता है। और वो दुनिया है मालगुडी। ये एक काल्पनिक शहर है, लेकिन यकीन मानिए ये नारायण के हर नॉवल की आत्मा है। आर के नारायण जी उन शुरुआती लेखकों में से थे जिन्होंने इंडियन राइटिंग को इंग्लिश में एक अलग पहचान दी। उनकी सबसे बड़ी देन, जैसा मैंने कहा, उनका बनाया हुआ काल्पनिक साउथ इंडियन टाउन मालगुडी है। सोच के देखिए, एक पूरा शहर उनकी कल्पना से जन्मा है। और उनकी लिखने की शैली बिल्कुल सरल, साफ, लेकिन उसमें एक हल्का सा व्यंग, एक आयरनी छुपी होती थी। और हाँ, द गाइड के लिए उन्हें भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे मुख्य किरदार राजू पर। आइए देखते हैं कि उसकी शुरुआत कैसे हुई। कैसे एक साधारण सा दुकान चलाने वाला लड़का रेलवे राजू मालगुडी का सबसे मशहूर और चहीता गाइड बन गया। राजू की पूरी जिंदगी मालगुडी रेलवे स्टेशन के सामने भी थी, जहां उसके पिता की एक छोटी सी दुकान थी। पिता के बाद राजू ने दुकान संभाली, लेकिन वो सिर्फ एक दुकानदार बनकर नहीं रहना चाहता था। अपनी हाजिर जवाबी, अपनी बातों से लोगों का दिल जीतने की कला से वो जल्द ही रेलवे राजू के नाम से मशहूर हो गया। एक ऐसा गाइड जिसके पास हर सवाल का जवाब था, या कम से कम वो ऐसा दिखाता। ये लाइन दोस्तों इस पूरे नॉवल का सार है। राजू खुद कहता है, मैंने कभी नहीं कहा मुझे नहीं पता। ये उसकी आदत नहीं, फितरत थी। वो लोगों को वही सुनाता था जो वो सुनना चाहते थे, उन्हें कभी निराश नहीं करता था। और यही एक आदत उसके उत्थान और उसके पतन दोनों का कारण बनती है। राजू की जिंदगी आराम से कट रही थी, लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में दो लोगों की एंट्री होती है, रोजी और उसका पति माको। और यहां से शुरू होती है उसकी बर्बादी की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, जुनून है और धोखा भी। यहाँ आप इन दो मर्दों के बीच जमीन आसमान का फर्क देख सकते हैं। एक तरफ है मार्को, रोजी का पति, एक स्कॉलर जो पुरानी गुफाओं और टूटी फूटी मूर्तियों में इतना खोया है कि उसे अपनी पत्नी के अंदर छुपे आर्टिस्ट, उसके डांस के जुनून की कोई परवाह ही नहीं। और दूसरी तरफ है हमारा राजू, जो रोजी के इस टैलेंट को ना सिर्फ पहचानता है, बल्कि उसे पूरी दुनिया के सामने लाने का सपना देखता है। और ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाता है कि कैसे राजू का सफर आगे बढ़ा। रोजी से मिलने के बाद वो एक सिंपल गाइड से एक एम्बिशियस मैनेजर बन जाता है। वो रोजी को एक स्टार बनाता है और इसके साथ ही वो खुद भी शोहरत और दौलत की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। लेकिन यही सफलता उसके अंदर लालच और घमंड ले आती है। और इसी घमंड में वो एक ऐसी गलती कर बैठता है, रोजी के सिग्नेचर जाली करना, जो उसे सीधे जेल पहुंचा देती है। जेल से निकलने के बाद राजू एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन किस्मत या कह लें उसकी पुरानी आदतें उसे एक अनजान गांव में ले आती हैं, जहां उसे एक बिल्कुल नया रोल मिलता है, एक नई पहचान मिलती है। ये उसकी जिंदगी का दूसरा और शायद सबसे अजीब अध्याय है। जेल से रिहा होने के बाद राजू बिल्कुल अकेला है। रेलवे राजू की पहचान खत्म हो चुकी है। रोजी का मैनेजर का चैप्टर बंद हो चुका है। वो बस एक अनजान रास्ते पर चलता जा रहा है, बिना किसी मकसद के। शायद जिंदगी में पहली बार उसके पास कोई रोल प्ले करने के लिए नहीं था। थाका हारा वो एक सुनसान मंदिर में आराम करने बैठ जाता है। और तभी वहां एक गांव वाला आता है, वेलन। वो राजू के चेहरे पर एक अजीब सी शांति, एक गहराई देखता है और गलती से उसे एक बहुत बड़ा सन्यासी, एक स्वामी समझ बैठता है। और बस यहीं से राजू की जिंदगी एक नया अनचाहा मोड़ ले लेती है। और राजू राजू वही करता है जो वो हमेशा से करता आया है। वो लोगों को वही देता है जो वो चाहते हैं। उसने इस गलतफहमी को दुरुस्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस नए रोल में उसे बिना मेहनत के खाना और सबसे जरूरी इज्जत मिल रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये रोल उस पर हावी होने लगता है। उसका अंदर का गाइड एक बार फिर जाग उठता है। और देखिए,
धीरे धीरे उसने स्रोल को पूरी तरह अपना लिया। लंबी दाढ़ी, बढ़े हुए बाल, बिल्कुल एक स्वामी जैसा। जब वो सोचने के अंदाज में अपनी दाढ़ी सहलाता तो गांव वालों का विश्वास और भी गहरा हो जाता। उसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई जितना उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पर अब कहानी आती है अपनी क्लाइमैक्स पर। गांव में भयंकर सूखा पड़ता है और राजू, जो अब तक बस एक झूठ जी रहा था, अब एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां उसके झूठ का सबसे बड़ा इम्तिहान होना है। क्या वो एक संत है या एक धोखेबाज? गांव वालों का विश्वास अब राजू के लिए एक जाल बन चुका था। उन्हें यकीन था कि अगर उनका स्वामी बारिश के लिए उपवास करेगा तो बारिश जरूर आएगी। घबराकर राजू अपनी पूरी सच्चाई वेलन को बता देता है कि वो कोई संत नहीं, बस एक धोखेबाज है। लेकिन वेलन का विश्वास इतना अटूट है कि वो इस कन्फेशन को भी स्वामी की लीला समझता है। अब राजू के पास कोई रास्ता नहीं बचता, उसे उपवास पर बैठना ही पड़ता है। उपवास का 11वां दिन। कमजोरी से निढाल राजू लड़खड़ाता हुआ नदी में उतरता है और वेलन से कहता है, वेलन, पहाड़ों में बारिश हो रही है, मैं महसूस कर सकता हूँ, ये मेरे पैरों से ऊपर आ रही है। और इन शब्दों के साथ ही वो गिर जाता है। यहाँ नॉवल खत्म हो जाता है और R.K. नारायण हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या सच में बारिश हुई? क्या मरते मरते राजू सच में एक संत बन गया था? क्या उसे मुक्ति मिल गई थी? या ये भी उसका आखिरी एक्ट था, एक आखिरी धोखा लोगों को उम्मीद देने का? इसका जवाब दोस्तों नॉवल हमें नहीं देता, ये हमें खुद तय करना है। द गाइड जैसे क्लासिक्स की यही खूबसूरती है, आप जितनी बार पढ़ें कुछ नया जरूर मिलता है। अगर आप ऐसे ही और लिटरेरी वर्क्स का गहरा एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।